मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 बाद में देखेंगे, पहले मॉड्यूल 2 शुरू करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 में ठीक। स्टार्टिंग में जीआरओ है, उसके बाद एसओ है, और फिर बाकी फिर ये सब आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है, देखो कि हम सीपीयू की बात करते हैं, ठीक है। तो सीपीयू को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। जब सीपीयू बनाया जाता है तो उसको सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कि किस तरह से ठीक है। सीपीयू के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो उसको सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की होती हैं, ठीक है। पहली होती है जीआरओ, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी होती है एसओ, यानी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। और एक तीसरी और होती है जिसको हम बोलते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर, ठीक है। ठीक है। ये 3 होती हैं, और ये मेन होती हैं, इनके अलावा भी होती हैं लेकिन मेन यही होती हैं, ठीक है। और इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिसेंटली वो जीआरओ है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एसओ भी यूज़ होती है, ये भी यूज़ होता है, लेकिन जीआरओ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये था बेसिक, ठीक है, कि सीपीयू के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सीपीयू के 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये 3, जीआरओ, एसओ और सिंगल एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसके बाद ये है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है। किसी भी सीपीयू के अंदर मेजर कंपोनेंट्स ये 3 होते हैं, क्या क्या? कंट्रोल यूनिट होता है एक तो, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जिसको एएलयू भी बोलते हैं, और एक होते हैं रजिस्टर सेट। देखो होता क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर, मतलब ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, 2.00 गीगाहर्ट्ज या फिर 1.99 गीगाहर्ट्ज, तो ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी रैम होती है उसकी स्पीड इतनी नहीं होती, ठीक है, रैम की स्पीड कम होती है। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं और वो हमारे रैम में आता है, तो तो होता क्या है, अभी लैग हो रही है आवाज? नहीं, अब नहीं हो रही। ठीक है, तो बता देना लैग हो तो होता क्या है कि कंट्रोल यूनिट ठीक है। मतलब जो सीपीयू होता है, सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन रैम की स्पीड इतनी नहीं होती है। तो कंट्रोल यूनिट जब प्रोसेस करता है तो उसको रैम का वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मतलब रैम की स्पीड कम है तो रैम से अगर वो हाँ। इंस्ट्रक्शंस लेगा, यूज़ करेगा रैम को, तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसकी इसकी वजह से सीपीयू बहुत देर तक आइडल रहेगा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि हमको सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर सेट मिला होता है, ठीक है, रजिस्टर सेट मिला होता है। मतलब सीपीयू की जो चिप होती है हमारी, सीपीयू का जो मदरबोर्ड होता है, जो सीपीयू की चिप होती है, हाँ। उसी में हमारे रजिस्टर्स इनबिल्ट सीपीयू में ही होते हैं, समझ गया। रैम तो देख अलग से होती है, रैम तो अलग से होती है, हाँ। लेकिन जो ये रजिस्टर्स होते हैं ये सीपीयू में ही फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इनको हम सीपीयू रजिस्टर सेट बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू इनको कभी कभी यूज करता है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज करता है, ठीक है। और ठीक है। एक होता है हमारा एएलयू। एएलयू हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जो कि हमारे अरिथमेटिक और सारे लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है। अरिथमेटिक में कौन कौन से आ गए? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड वगैरह वगैरह, ठीक है। और लॉजिकल में कौन कौन से आ गए? लॉजिकल में आते हैं एंड और, ठीक है, एंड और, हाँ। ठीक है, ये सारे नॉर। लॉजिकल में आते हैं, जो भी नॉर नॉट जो भी है, ठीक है, ये सब लॉजिकल में आते हैं। तो ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है जो हमारी ये सब फंक्शन, ये सारे ऑपरेशंस करती है, ठीक है। और ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल ठीक है। यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करती है, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। मतलब ये कंट्रोल, हर चीज को ये कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ही अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को बताता है कि उसे कौन सा ऑपरेशन करना है, ठीक है। यही उसको कमांड करता है। होता क्या है कि जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, मान लो मेरा कोई पाइथन का प्रोग्राम है, ठीक है, .py, मैंने इसको रन किया, इसमें कुछ भी ऑपरेशंस लिखे हैं, जैसे मान लो a+b लिखा है, ठीक है। तो ये a+b मेमोरी, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अपने पाइथन के प्रोग्राम को, तो ये a+b इज इक्वल्स टू, सॉरी, c इज इक्वल्स टू a+b लिखा है, मान लो a इज इक्वल्स टू 2,
b इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू a प्लस b लिखा है, ठीक है। तो जब मैं इस पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये कहीं मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको ठीक है। एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हाँ, पाइथन, ये जो मेरा प्रोग्राम है ये मेरा मेमोरी में कहीं में स्टोर हो जाएगा कहीं पे। और फिर क्या करता है कि जब सीपीयू को इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो ये एक एक करके इंस्ट्रक्शन लेता है। ये देखो, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये एक एक करके इंस्ट्रक्शन लेता है। हम्म, तो कंट्रोल यूनिट के पास पहला इंस्ट्रक्शन आता है तो कंट्रोल यूनिट तो समझ जाता है कि b इज इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन लेकिन हम्म, अरिथमेटिक लॉजिकल मतलब कंट्रोल यूनिट पहले इंस्ट्रक्शन समझ जाता है और फिर उसको डिकोड करता है कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट इसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद कंट्रोल यूनिट इस एएलयू को कंट्रोल वर्ड भेजता है, कंट्रोल वर्ड, ठीक है, या फिर कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है जिसके बेसिस पे एएलयू फिर आगे परफॉर्म करेगा। समझ में आया कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हमारे ये वाले इंस्ट्रक्शन है, ये कंट्रोल यूनिट समझ जाता है, एएलयू डायरेक्टली नहीं समझ पाता, ठीक है। कंट्रोल यूनिट समझ ठीक जाता है, है। तो कंट्रोल हाँ, यूनिट के पास ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं, फिर ये कंट्रोल यूनिट कमांड करता है एएलयू को कि ये वाला एक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। ठीक है। तो ये थे मेजर ठीक है। कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स थे? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर सेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो अब हम बात कर रहे हैं, मैंने तीन तीन ऑर्गेनाइजेशंस बताए थे। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे वो? पहला था जीआरओ, दूसरा एसओ और तीसरा सिंगल एक्यूमुलेटर, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हाँ, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ठीक कि है। जो हमारे रजिस्टर सेट था ना, वहाँ पे ऊपर कंपोनेंट्स में हाँ, सीपीयू में रजिस्टर सेट, ये वो रजिस्टर सेट है 7 का, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल ठीक लिया है। है कि हमारे एग्जाम्पल में 7 रजिस्टर्स हैं, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा ही होते हैं बल्कि आजकल के कंप्यूटर्स में, ठीक है। लेकिन हमने 7 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि इस सीपीयू में जिस जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं इसमें 7 रजिस्टर्स हैं, ठीक। तो ये जो ठीक। सीपीयू होता है इन जनरल रजिस्टर्स को यूज करता है, ठीक है। कैसे यूज कर, इसी को जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब ये जो भी एएलयू परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस, वो इन रजिस्टर्स की हेल्प से करेगा। मतलब इस देखो, कोई भी ऑपरेशन करना है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑपरेंड्स होने चाहिए, हमारे पास हम्म, ऑपरेशन होना चाहिए और हमारे पास आउटपुट कहाँ पे सेव करना है वो होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, इन ऑपरेंड्स और इस आउटपुट के लिए ये वाला जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रजिस्टर्स को यूज करता है इनके लिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ, तो देखो होता क्या है कि अभी यहाँ पे हमारे पास कितने रजिस्टर्स है? 7 रजिस्टर हैं और एक ये इनपुट लाइन एक्स्ट्रा है। इनपुट लाइन में यहाँ पे हम अपना रैम जोड़ सकते हैं या फिर कैश मेमोरी, ठीक है। मतलब मान लो कि हमें ठीक है। रजिस्टर से यूज करने हैं तो ये रजिस्टर्स को यूज कर लो, नहीं तो ये जो इनपुट लाइन है ये इनपुट लाइन यहाँ पे कैश या फिर रैम से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है। होता क्या है, देखो अब हमारे पास कितने हुए टोटल? 7 तो ये हुए और एक इनपुट लाइन, तो कितनी लाइन्स हुई टोटल? मतलब कितने सोर्सेज हुए? 8। 8। हाँ, तो इन 8 में से किसी एक को चूज करने के लिए, इन देखो इस 8 में से कोई भी एक में से वैल्यू ले सकते हैं, है ना, किसी एक से वैल्यू लेनी हम्म, पड़ेगी ना। तो किसी हाँ, एक से, इन 8 में से किसी एक को चूज करने के लिए मेरे को कितनी सिलेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी? मतलब ये देखो मेरे पास यहाँ पे मक्स लगा हुआ है, ठीक है। मक्स का काम क्या होता है? हम्म, मक्स का काम क्या होता है कि जो भी इसके पास इनपुट लाइंस आती हैं उन सारी इनपुट लाइंस में से ये कोई एक आउटपुट लाइन, मतलब इन इनपुट लाइन में से कोई एक लाइन चूज करके वो आउटपुट पे दे देता है, ठीक है। हम्म, ये मक्स का काम होता है कि जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, तो इन 6 लाइंस में से कोई एक सिलेक्ट होगी और वो आउटपुट में जाएगी, ठीक है। ठीक है। और हाँ, ये होता है सिलेक्ट लाइंस के बेसिस पे, यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस होती हैं और सिलेक्ट लाइंस में हम जो वैल्यू देते हैं उसके बेसिस पे ये कोई एक लाइन सिलेक्ट होती है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये मक्स लगा हुआ है, ठीक है। इस एएलयू को हाँ, एक ऑपरेंड तो अपना ए बस के थ्रू मिलेगा और दूसरा ऑपरेंड बी बस के थ्रू मिलेगा, बी ठीक बस। है। ठीक तो है। ए बस से जो इसको ठीक है। ऑपरेंड मिलेगा उसकी वहां पे मक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो मक्स के पास देखो हम्म, इनपुट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तो ये रजिस्टर्स का है और एक ये इनपुट लाइन का इनपुट है, ठीक है। टोटल 8 है, ठीक है। हाँ,
तो होता क्या है हाँ। कि सिलेक्ट लाइंस कितनी जरूरत है, कितने सिलेक्ट लाइंस की जरूरत है वो हमें पता लगता है 2 to the power n इज इक्वल्स टू 8 करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 8 है ना, 8 चूज करने हैं, तो इसीलिए हमने 2 to the power n इज इक्वल्स टू 8 किया है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3। तो हमें 3 3 सिलेक्ट में। लाइंस की जरूरत है। ठीक है, ठीक देखो है। 3 सिलेक्ट लाइंस दिख गई होंगी। ऐसे ही बी में, हाँ। बी में भी देखो मतलब हमारा देखो a प्लस बी है, तो मुझे a की वैल्यू कहाँ से लेनी है, किस रजिस्टर से लेनी है, वो मैं चूज करूंगा मक्स के थ्रू। और मेरे को b की वैल्यू किस हम्म। रजिस्टर से लेनी है वो भी मैं चूज करूंगा मक्स के थ्रू। सेम रजिस्टर भी हो सकता है कि ये जो a है वो a की वैल्यू भी मैं R1 से ले लूं और b की वैल्यू भी मैं R1 से ले लूं, हो सकता है ऐसा। ठीक है, ठीक है। ठीक फिर है। ये जो OPR है, ये OPR जो है ये मेरे को ऑपरेशन बताएगा। देखो ऑपरेशन जब हमें करना है तो मेरे को ऑपरेशन भी तो बताना पड़ेगा कि प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या एंड लेना है या फिर क्या करना है ना, वो भी बताना पड़ेगा। ओपीआर ऑपरेशंस। ऑपरेशन बताएगा ये OPR जो है, हमें ठीक है। बताएगा कि ALU को बताएगा ये OPR कि मेरे को कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है। ठीक है। तो OPR 5 बिट्स का है। ठीक है, तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो सकते हैं, 2 to the power 5 यानी 32, हम्म। है ना। हाँ। तो है क्या कि फिर जब मैंने ऑपरेशन कर लिया, ALU को A मिल जाएगा, ALU को B मिल जाएगा, फिर ALU को अच्छा, ये फिक्स्ड होते हैं जैसे ये फिक्स्ड होते ऑपरेशंस हैं 5। ऑपरेशन तो ज्यादा भी हो फिक्स्ड ही सकते होंगे। हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक के लिए फिक्स्ड होंगे, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन किसी एक CPU के लिए फिक्स्ड होंगे। ठीक है, ठीक है ना। हाँ हाँ। हाँ, फिर देखो क्या है कि हो गए ऑपरेशन, ए हो गया, बी हो गया, फिर उसके बाद आउटपुट कहाँ पे स्टोर करना है, तो वो आउटपुट के लिए भी मेरे को बताना पड़ेगा कहाँ पे स्टोर करना है आउटपुट। तो आउटपुट के लिए भी मैं कहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, या तो मैं इन सातों में स्टोर कर सकता हूँ, सात ये जो मेरे रजिस्टर्स हैं। ठीक है, हम्म। या फिर हम्म। या फिर यहाँ पे देखो एक इनपुट लाइन है, यहाँ पे इनपुट लाइन भी वापस रैम और कैश से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, हम्म। तो ये 7 रजिस्टर्स में स्टोर कर सकता हूँ, या फिर मैं वापस रैम और कैश में स्टोर कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे भी 8 हुए, 7 + 1 आउटपुट हाँ लाइन। हाँ हाँ। और फिर इनको सिलेक्ट करने के लिए मेरे को अच्छा। कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी, फिर से 3 लाइंस की, है ना। हम्म। समझ गए ना। हम्म। हाँ, तो उसी के बेस मतलब हाँ। 3 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, वो मेरी सिलेक्ट डी है। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, ये डायग्राम समझ में आ गया कैसे वर्क हो रहा है कि देखो। अच्छा, अगर मान लो हमारा इसमें सारी वैल्यूज हो, जैसे इनमें R1 R2 में और इनपुट में भी हो, तो फिर हमारी आउटपुट की वो कहाँ जाएगी? नहीं, R1 R2 ये कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें से होगी, मतलब इनके पास कोई ना कोई वैल्यू तो स्टोर होगी। ठीक है, हाँ। लेकिन जब मैं कोई ऑपरेशन करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन से रजिस्टर में से वैल्यू उठानी है। हम्म। ठीक है, तो जैसे मेरे को R1 से हाँ उठानी है, जैसे मेरे को R1 से उठानी है मान लो, तो हाँ। तो मैं इस सिलेक्ट ए की वैल्यू इस तरह से दूंगा कि जो इनपुट आए वो R1 में से ले। ठीक है, हम्म। ठीक है। अच्छा। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक और है। ये काम कौन दे, ये सिलेक्ट ए, सिलेक्ट बी, सिलेक्ट डी और आउट OPR की वैल्यू कौन देगा, CU। मैंने बताया था ना कि कंट्रोल यूनिट जो होता है वो हम्म। ALU को कंट्रोल वर्ड देता है। तो कंट्रोल वर्ड जो होता है ना, कंट्रोल वर्ड में यही 4 चीजें होती हैं, सिलेक्ट ए मतलब पहला हम्म। ऑपरेंड, सिलेक्ट बी, हम्म। सिलेक्ट बी मतलब दूसरा ऑपरेंड, सिलेक्ट डी मतलब आउटपुट कहाँ पे स्टोर करना है, और OPR की ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। ये 4 चीजें होती हैं कंट्रोल वर्ड में, इन चारों चीजों को मिला के कंट्रोल वर्ड बनता है। ठीक है, और ये देता कौन है, ये देता है CU। ठीक है। किसके ठीक है। बेसिस पे देता है, जो मैंने प्रोग्राम रन किया था अपना उसके बेसिस पे। ठीक है, मतलब मैंने जो प्रोग्राम रन किया था अपना पाइथन प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, तो वहां पे कोई लाइन लिखी होगी तो उस लाइन में जो ऑपरेशन होगा उसके हिसाब से CU कन्वर्ट करके देगा एक कंट्रोल वर्ड, और कंट्रोल वर्ड ये होगा। और फिर सिलेक्ट ए मतलब ALU, फिर ALU को पता लग जाएगा कि सिलेक्ट ए यहाँ भेजना है, सिलेक्ट बी यहाँ भेजना है, सिलेक्ट डी यहाँ भेजना है और OPR यहाँ भेजना है। ठीक है,
अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये होता कैसे ठीक है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो सिलेक्ट ए की कितनी लाइंस थी, 3 लाइंस थी। हाँ, तो मेरे को 3 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स चाहिए, ठीक है, 3 बिट्स चाहिए, ठीक। हाँ, अब देखो 3 बिट्स का क्या मतलब है कि मान लो मैंने ठीक 0 है। 0 0 भेजा, ठीक है। मान लो मैंने सिलेक्ट ए पे, सिलेक्ट ए जो थी 3 लाइंस, उन पे मैंने 0 0 0 भेजा, ठीक है। तो 0 0 0 भेजने पे इनपुट लाइन ठीक सिलेक्ट हो है। जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट बी पे 0 0 0 भेजा। हमको ये कैसे पता चला इसमें थ्री, मतलब हम्म 3 बिट्स का ही चाहिए तीनों में, 1 1 1 बिट मैंने का? ये बताया था ना, ये बताया था ना कि मेरे जितने रजिस्टर्स होंगे 7 रजिस्टर्स थे, और +1 इनपुट हाँ, लाइन 8, हाँ, तो 8 हो गया। तो हाँ, 2 टू ठीक द है, पावर ठीक है, 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। तो मेरे को 3 बिट्स की जरूरत हम्म, पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट बी पे भी अगर मैंने 0 0 0 भेजा तो इनपुट लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। इनपुट लाइन मतलब वो जो ऊपर से आ रही थी, रैम और कैश वाली, ठीक है। और हाँ, अगर हाँ। मैंने 0 0 0 सिलेक्ट डी पे भेजा तो आउटपुट लाइन जो थी वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नन लिखा है, यहाँ पे नन का मतलब आउटपुट लाइन ही है, ठीक है। ठीक। अब देखो अगर मैंने 0 0 1 भेजा, मतलब मैंने सिलेक्ट ए पे 0 0 1 भेजा, तो देखो 0 0 1 बहुत सिंपल है याद करने का तरीका। 0 0 1 की डेसिमल वैल्यू क्या है, 1। वन। तो R1 सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब रजिस्टर 1, ठीक। ठीक है। तीनों में ठीक है। रजिस्टर 1 सिलेक्ट हो जाएगा अगर तीनों में 0 0 1 भेजा है तो, हाँ। ठीक है। मान लो 0 1 0 भेजा, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, 2। तो R2 टू। सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। मान लो मान लो 0 1 1 भेजा है तो डेसिमल वैल्यू 3, तो R3 सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 7 तक चलेगा, हम्म। ठीक है। समझ में आ गया हाँ। कि अब हाँ। जैसे मान लो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि एक मिनट पहले मिटा दूं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो ये एग्जांपल है मेरा कि R2 प्लस R3 और R1 में स्टोर करना है। मतलब मेरे को क्या करना है, R2 रजिस्टर से वैल्यू लो, दूसरा ऑपरेंड R3 से लो और उनको ऐड कर दो, और उसको उस रिजल्ट को स्टोर कर दो R1 में, ठीक है। ये मेरा ऑपरेशन है, ठीक। तो हाँ। तो ठीक है। R2 की वैल्यू कहाँ से, मतलब एक ऑपरेंड की वैल्यू कहाँ से लेनी है, R2 से। तो R2 के लिए मेरे को R2 सिलेक्ट करने के लिए मेरे को क्या 3 बिट्स देनी पड़ेंगी, 0 0 1 0 देना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेसिमल वैल्यू 2 है, R2 के लिए, हाँ, ठीक 0। है। ठीक है, R3 के लिए ठीक है। क्या देना पड़ेगा, हाँ, मतलब दूसरे 0 ऑपरेंड 1 के 1। लिए 0 1 1 बिल्कुल। और मेरे को स्टोर करना है, स्टोर मेरा आउटपुट में होता है, और आठ आउटपुट के वन लिए में। मैं क्या देता हूँ, सिलेक्ट डी। सिलेक्ट डी, तो सिलेक्ट डी की वैल्यू क्या हाँ, देनी पड़ेगी R1 के लिए, 0 0 0। 0 0 0, नहीं 0 0 0 क्यों, 0 0 1, R1 है ना। 0 0 0 अच्छा, तो ट्रिपल पर जीरो तो आउटपुट लाइन के लिए होती है। तो ये हमारा किसमें R1 हाँ भी तो हमारा वही है। R1 भी तो हमारा वही है आउटपुट के लिए। हाँ आउटपुट के लिए ही है, तो 0 0 1 ही तो देंगे। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, R1 ही अच्छा। तो है, मतलब 1 ही तो है। 0 0 1 की हाँ। डेसिमल वैल्यू 1, तो R1 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक। ठीक है, ठीक। और ऑपरेशन कौन सा है, एंड। तो मेरे को ओपीआर का ऑपरेशन कोड देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन के क्या मतलब ऐड के लिए ओपीआर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वो फिक्स होती है किसी भी सीपीयू के लिए, किसी ऑपरेशन की वैल्यू फिक्स होती है कि ऐड के लिए ठीक कुछ होगी, एंड के लिए कुछ होगी, तो वैल्यू फिक्स होती है। अगली वाली स्लाइड में दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इतना समझ में आ गया पहले। है। तो हाँ। देखो सिलेक्ट ए में मेरे को क्या भेजना पड़ेगा R2 के लिए, 0 1 0, ठीक है। सिलेक्ट बी में क्या है, हाँ। R3, तो R3 के लिए 0 1 1। सिलेक्ट डी में R1 के लिए 0 0 1। और मेरे को 0 0 1। एंड का ओपीआर 5 डिजिट का भेजना पड़ेगा। अभी मैं उसको एक्स 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 लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये मेरा पूरा मिला के कंट्रोल वर्ड बनेगा। और कंट्रोल वर्ड अगर ये जो कंट्रोल वर्ड है ना, ये सीयू मेरा एएलयू को भेजेगा, तो एएलयू समझ जाएगा कि मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है अल्टीमेटली, ठीक है। समझ ठीक में आ है। गया, आगे बढ़ते हैं। हम्म। देखो ये कुछ टेबल दी हुई है, टोटल तो वैसे 32 हो सकते हैं, 2 टू की पावर
5 32 ऑपरेशन हो सकते हैं टोटल, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ मेन ऑपरेशन ही दिखाए हैं, ठीक है। तो जैसे देखो पिछले केस में ऐड था, तो ऐड के लिए ढूंढो क्या है ऑपरेशन, एंड के लिए कोड क्या है, एंड के लिए कोड ये है 00010, ठीक। एंड के लिए यार, ऐड के लिए ये है, देखो ऐड के लिए ऐड था ना, उसमें प्लस करना था। अरे वो तुमने ये नेट स्लो चल भेजूंगा, रहा था, स्क्रीन ही नहीं चेंज हुई मेरी। ठीक है ठीक है। हाँ तो देखो फिर ये हमारा ऐड के लिए हो गया, तो मेरी जो वो सिलेक्ट है, सिलेक्ट बी, सिलेक्ट डी, और ऐड का कोड, और मतलब ऐड का ओपीआर की वैल्यू और भेज दी जाएगी, तो ये मेरा पूरा कंट्रोल वर्ड हो जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और ठीक दिए है। हैं, जैसे मेरा माइक्रो ऑपरेशन मान लो ये है, ठीक है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है मेरा जो सीयू के पास आया है, कंट्रोल यूनिट के पास, तो वो क्या कंट्रोल वर्ड भेजेगा एएलयू को। तो देखो पहला ऑपरेंड क्या है, R2, ठीक है, तो R2 के लिए क्या होनी चाहिए वैल्यू, 010। 010। हाँ। दूसरा ऑपरेंड क्या है, R3 के लिए क्या होनी चाहिए वैल्यू, 011। 011। 011। और आउटपुट कहाँ स्टोर करना है, R1 पे, तो R1 के लिए क्या होनी चाहिए वैल्यू, 001। 001। हाँ। और मेरे को ऑपरेशन कौन सा करना है, माइनस, तो देखो यहाँ पे माइनस के लिए क्या है, सब्ट्रैक्ट के लिए ये है, ठीक है। तो जीरो जीरो ठीक वन है। जीरो वन देखो 00101, ठीक। हम्म, हम्म, ऐसे ही ये सारे ऑपरेशन हैं। ये टेबल हमें अगर ठीक है। एग्जाम में आती है तो एग्जाम में दिया जाएगा कि इस ऑपरेशन की ओपीआर वैल्यू ये है, ठीक है, गिवन होगी वैल्यू, ठीक है। कि जैसे बोला जाए, मान लो कि एक्सओर की वैल्यू ये है, तो कंट्रोल वर्ड क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये इसी तरह से एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। अब अगली वाली स्लाइड पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। ये क्या, एक मिनट बता दो पहले। ये और एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स देख लेना, ठीक है। बाकी ये वाली स्लाइड तो खत्म, ठीक है। अब ये तो हमारा जीआरओ हो गया, ठीक है। जीआरओ समझ आ गया ना एकदम अच्छे से। ये चलो तो डॉट चल रहा है। आगे ये वाली स्लाइड तो खत्म। अब ये हमने जीआरओ पढ़ा था, बताओ जीआरओ समझ आ गया अच्छे से। याद हो गया। तो अब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, ठीक है। स्टैक ठीक है। मैंने 3 तरह के बताए थे, जीआरओ था पहला, दूसरा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन था, और तीसरा सिंपल एक्यूमुलेटर, ठीक है। हम्म, तो अब हम दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए, मतलब इवेल्युएट करने के लिए, जो जो हमारा एएलयू होता है, जो हमारा एएलयू जनरल रजिस्टर में हाँ, यूज़ करता है, तो उस जनरल रजिस्टर से ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये स्टैक वाला जो होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। और दूसरा है कि इसमें जो स्टोरेज होती है वो लीफो में एक्सेस होती है। लीफो का क्या मतलब होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि मान लो कोई वर्कर है जो बर्तन धो रहा है, ठीक है, तो वो सबसे अभी मतलब नेक्स्ट बर्तन कौन सा धोएगा, जो सबसे लास्ट में आया होगा, है ना। हाँ, मतलब जैसे प्लेट रखी है, प्लेट के ऊपर प्लेट रखी है, तो जो हम्म, धोने वाला है वो सबसे लास्ट वाली प्लेट जो उसके पास आई है उस प्लेट को धोएगा। वो सबसे पहले तो होगा। हाँ। हाँ, जो सबसे लास्ट में आई है वो सबसे पहले धोएगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, समझ में आ गया, लास्ट इन ठीक फर्स्ट है। आउट। तो ये हाँ, स्टैक का होता बिल्कुल। है, ठीक है। और इस स्टैक के केस में एक पॉइंटर यूज होता है, स्टैक पॉइंटर, ठीक है, जो कि उस अ, उस जगह को पॉइंट करता है जो अभी जस्ट फिल्ड हुई है, मतलब समझ रहे, लास्ट जो एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। जैसे इस केस में जो ठीक है। लास्ट प्लेट है, स्टैक पॉइंटर लास्ट प्लेट को करेगा पॉइंट, ठीक है। ठीक है। हम्म, और इसमें स्टैक में 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप, ठीक है।
तो जो पुश अच्छा, एंड हाँ, पॉप होते हैं उसका क्या मतलब होता है? पुश का मतलब होता है कि इस स्टैक में एक और वैल्यू डालो, स्टैक में एक और वैल्यू डालो और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है, ताकि स्टैक में एक और। इस पुश अच्छा, का मतलब क्या होता है? पुश करो स्टैक में नई वैल्यू और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बढ़ा दो, ताकि पता लग जाए कि हाँ इसमें नई वैल्यू डली है, ठीक है। अच्छा, तो स्टैक पॉइंटर की ठीक वैल्यू है। बढ़ा दी जाती है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर लास्ट वाली वैल्यू को पॉइंट करता है ना, तो अगर हमने नई वैल्यू डाली है तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक। हम्म, और हम्म, और दूसरा ऑपरेशन होता है पॉप। पॉप का मतलब होता है कि पॉप। स्टैक में से वैल्यू निकालो, और क्योंकि वैल्यू हम्म, निकली है तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम हो जाएगी 1 से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये अभी 0 पे है, ठीक है, हम्म, स्टार्टिंग में ये 0 पे है। हाँ, तो क्या होता है कि पुश जब हम करते हैं, पुश ऑपरेशन करते हैं, 1 मिनट रुकना। तो जब हम पुश करते हैं तो पुश ऑपरेशन के केस में ये वाला कोड रन होता है, ठीक है, और जब हम पॉप करते हैं ठीक है। तो पॉप के केस में ये वाला माइक्रो ऑपरेशंस रन होता है, ठीक है। देखो एक और चीज बता दूं कि स्टैक जो है 2 फ्लैग्स को यूज करता है, फुल और एम्प्टी। फुल का मतलब क्या है कि अगर फुल की वैल्यू वन है तो इसका मतलब है कि जो स्टैक है हमारा वो फुल हो चुका है, सारे पूरा स्टैक भर चुका है, ठीक है। और अगर एम्प्टी ठीक है। एम्प्टी की वैल्यू 1 होती है और फुल की 0 होती है तो इसका मतलब होता है कि एम्प्टी मतलब जो हमारा स्टैक है वो खाली है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम्म, ये 2 फ्लैग्स यूज हम्म, होते हैं। अब देखो जब हम पुश करते हैं, जब पुश करते हैं हम नई हाँ, वैल्यू, तो क्या होता है? सबसे पहले तो देखो एस पी इज इक्वल्स टू एस पी प्लस 1, मतलब ये कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू सबसे पहले तो बढ़ती है, ठीक है। हम्म, मतलब जैसे ठीक है। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है, कि स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्टिंग में मेरा जो स्टैक पॉइंटर है वो 0 पे है और 0 अभी खाली है, ठीक है। तो सबसे हम्म, पहले क्या हुआ, हम्म, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बढ़ गई, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अब कहाँ पे आ गई? पहले 0 पे थी, अब 1 पे ए आ पे। गई, ठीक है, हाँ, ठीक है, 1 पे आ गई। ठीक है, ठीक। और मैंने क्या किया हम्म, फिर, मैंने उस जगह पे जो भी मतलब एसपी की जो भी मेमोरी थी उसमें डेटा अपना डाल दिया, मतलब इस केस में मैंने ए डाल दिया, हाँ, ठीक है। तो देखो 1 पे स्टैक हम्म, पॉइंटर आ गया और उस जगह मैंने ए डाल दिया, ठीक, ठीक है, ठीक है। और ठीक है। फिर अगला पुश किया, तो अगले पुश से क्या होगा? दोबारा से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बढ़ा दो और हम्म, वहां पे डेटा भर दो, तो पुराना स्टैक डेटा। पॉइंटर बढ़ा दो, भर दो, स्टैक पॉइंटर बढ़ा दो, भर दो। अब मान लो मैंने पॉप किया, ठीक है, मैंने पॉप किया, तो हम्म, पॉप के केस में क्या होगा कि डेटा निकाल लो, मतलब जो डेटा यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे डी है तो डेटा निकाल लो पहले तो, और डेटा हम्म, निकालने के बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एस पी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस 1 कर दो, मतलब एस पी की वैल्यू कम कर दो, हम्म, ठीक है। समझ गया। जैसे अभी यहाँ पे था तो अब यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये खाली हो चुका, ठीक। हम्म, ठीक है। हाँ, और मान लो कि एसपी, मान लो हाँ होता क्या है कि देखो जब मेरा स्टार्टिंग में एसपी सबसे नीचे था तब वहां पे कुछ नहीं था, और सबसे पहले मैंने एसपी की वैल्यू बढ़ा दी थी, तो क्या होता है कि 0 वाली जो है वो खाली रह जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ, समझ में आया खाली क्यों रही थी? क्योंकि सबसे पहले यहीं पे था स्टैक पॉइंटर, और जैसे ही मैंने पुश किया तो हाँ, सबसे पहले तो मैंने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बढ़ा के उसको ऊपर कर दिया, तब जाके मैंने उसमें कोई वैल्यू डाली, तो हम्म, 0 खाली रह जाता है, ठीक ठीक है। है। अब देखो अच्छा, फुल का वो होता है ये, बताता हूँ मतलब हम कि कब तक पुश बताता कर हूँ, सकते हैं? हाँ, जब मान लो मैं 63 पे आ गया, 63 तक भर दिया मैंने, हाँ, ठीक है। 63 के बाद जब मैं पुश करूंगा तो स्टैक पॉइंटर घूम के 0 पे आएगा वापस, ठीक है, और अच्छा, फिर यहाँ पे हाँ, मैं लास्ट में वैल्यू भरूंगा, जीरो वाली। हाँ 63 के बाद मैं 0 पे भरूंगा, ठीक। ठीक है, ठीक है। और इफ हम्म, एस पी इज इक्वल्स टू 0, इफ एस पी इज इक्वल्स टू 0 देन फुल 1, मतलब अगर एस पी ये जो 0 वाली वैल्यू है, अगर 0 वाली वैल्यू भर चुकी है, अगर 0 वाली वैल्यू भर चुकी है तो फुल को 1 कर दो, क्योंकि मैं 63 तक भरने के बाद ही तो जेड 0 पे आया हूंगा ना। हाँ, हाँ, समझ में बिल्कुल। आ गया कि हमने हाँ, 0 पे आने के बाद फुल किया और एम्प्टी को 0 कर दिया, ठीक है, हम्म, अच्छे से क्लियर हो गया, हाँ, ठीक है। अब बिल्कुल। देखो, अब मान लो कि मैंने पॉप किया, ठीक है, तो पॉप करने से क्या होगा? एसपी की वैल्यू कम होगी, मतलब
मैं अभी मान कम लो होती पूरा है, भर हाँ। के पूरा भर के मैं 0 तक आ गया, ठीक है, पूरा भर के मैं 0 पे आ गया। अब मैंने पुश पॉप किया, मतलब निकाली वैल्यू, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से डेटा निकलेगा, डेटा निकल गया, 63 वाली। डेटा नहीं 0 वाली, 0 मतलब मैंने पूरी भर दी ना, अभी तक मैंने पूरी भर दी, तो पूरी कब भरी थी, 63 के बाद 0 पे वापस आने के बाद 0 पे स्टोर करने पे भरी थी ना। तो लास्ट में यहाँ पे आता है, ठीक है, तो लास्ट में स्टैक पॉइंटर जहाँ पे होगा वहीं से पॉप होगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ से लास्ट में आने के बाद पॉप करेंगे तो होगा क्या कि सबसे पहले तो यहाँ से z की वैल्यू ले ली जाएगी, ठीक है, z की वैल्यू हटा देंगे और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कम कर देंगे। तो जब इस यहाँ पे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कम करेंगे तो कम होने के बाद स्टैक पॉइंटर अब 63 पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो स्टैक पॉइंटर आ जाएगा 63 पे। तो हाँ, 63 पे आने के बाद जब दोबारा पॉप करोगे तो यहाँ पे ये 62 पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे पॉप ठीक है, करते करते ठीक है। मान लो वो पूरा लास्ट में दोबारा लौट के 1 0 पे आ गया, ठीक है। 0 पे क्यों आएगा? 1 देखो पे जैसे आएगा ना 1 पे आया, लास्ट। लास्ट में 1 पे आया, ठीक है। 1 के बाद जब तुम पॉप करोगे तो होगा क्या, 1 से वैल्यू ले ली जाएगी, ठीक है, 1 से वैल्यू ले ली जाएगी, हाँ, ठीक है। और एसपी की वैल्यू कम कर दी जाएगी, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, ये, है ना, समझ में आया। मतलब जब जब हम 1 पे आ जाएंगे लास्ट में और हमने यहाँ से पॉप किया, 1 पे आने के बाद हमने पॉप किया तो 1 पे क्या है, ए, तो ए की सॉरी ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे और ए की वैल्यू निकालने के बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हम कम कर देंगे। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जब हम कम करेंगे तो वो वापस कहाँ पे आएगी, 0 पे। वैसे 0 पे यहाँ पे अभी कुछ होगा नहीं, 0 तो खाली हो चुका होगा क्योंकि 0 पे हमने सबसे पहले पॉप किया था, ठीक है। हाँ, अब ये 0 से वापस लौट के 0 पे आया है लेकिन 0 पे अभी कुछ है नहीं, ठीक है। 0 पे क्या, अब पूरे स्टैक में कुछ नहीं है, पूरा स्टैक ही खाली है। तो हम कह सकते हैं कि इफ sp is equals to 0 देन empty को 1 कर दो हाँ, ठीक है। और फुल को 0 कर दो, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया। पुश और पॉप अच्छे से समझ में आ गया ना, हम्म ठीक है, ठीक है। तो ये होता है रजिस्टर स्टैक। रजिस्टर स्टैक क्योंकि इसमें ये जो हर एंटिटी है ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये 0 से लेके 63 तक है, तो यहाँ पे हमने 64 रजिस्टर्स का एग्जांपल लिया है कि 64 का स्टैक है, रजिस्टर स्टैक, ठीक है, 64 हाँ, रजिस्टर्स का। ठीक इसके है। बाद ये तो हमारा रजिस्टर स्टैक हो गया। इसके बाद आता है मेमोरी स्टैक, ठीक है। मेमोरी, ये जो रजिस्टर स्टैक है ये एक्चुअल में यूज नहीं करते हम, ठीक है। एक्चुअल में हम मेमोरी स्टैक यूज करते हैं, जिसमें मेमोरी स्टैक में क्या होता है कि स्टैक जो होता है वो मेमोरी का पार्ट होता है। मेमोरी का पार्ट मतलब ठीक। रैम का पार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वो रैम का पार्ट नहीं था, ठीक है, वो सिर्फ एक स्टैक रजिस्टर स्टैक था, वो रजिस्टर्स थे। ये मेमोरी का पार्ट है, हमारी जो रैम होती है उसमें कुछ स्पेस हम स्टैक के लिए दे देते हैं, ठीक है। हाँ। हमारी रैम में से कुछ स्पेस हम स्टैक के लिए कर देते हैं। तो देखो ठीक है। 3000 से लेके 3000 से लेके 4001 तक हमारा जो एड्रेसेस हैं वो स्टैक के लिए हो गए, ठीक है, हम्म हम्म वो हो गए स्टैक के लिए। क्योंकि हमारी रैम में जो होते हैं, रैम में जो एड्रेसेस होते हैं ना वो इंक्रीजिंग होते हैं, मतलब इंक्रीजिंग मतलब समझ ही गया ना, 3000 से स्टार्ट हुआ है और 3000 से होके वो 4001 तक एड्रेसेस जा रहे हैं, इंक्रीजिंग एड्रेस है, ठीक है। तो ठीक है। लेकिन स्टैक हम नीचे से ऊपर होता है, स्टैक नीचे से ऊपर होता है। तो हाँ, देखो यहाँ पे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, 0 1 2 3 से लेके 63 तक वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 3000 से 401 वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब ये रजिस्टर स्टैक का प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये मेमोरी का पार्ट है कि प्रोग्राम्स, डेटा और स्टैक, ये मेमोरी का पार्ट है, रैम का पार्ट है, ठीक है। ठीक है।